हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी अच्छी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज का लेक्चर होने वाला है उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लेक्चर जो है स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी AGTA जो कृषि प्रावधिक सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बनाया गया है। आप उस एग्ज़ाम के अलावा अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का ही है, लाइक लेखपाल या अदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी आने वाले हैं, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं। उनके लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि यूपी जीके के 20 क्वेश्चन सभी में मैंडेटरी हैं। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम करा रही है मोस्टली उन सभी में 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जीके से देखने को मिलते हैं। तो उसका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेक्चर बनाया गया है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें से हम पढ़ेंगे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू महाजनपदा पीरियड। प्राचीन काल से लेके महाजनपद काल तक जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं इतिहास काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें इस वजह से हमने इसको 2-3 भागों में डिवाइड किया है। तो आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल से लेके महाजनपद काल तक क्या क्या घटनाएं ऐसी हुई थी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो लेक्चर है ये कंटेंट इसका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के। तो जो पहला हमारा है कि टेबल ऑफ कंटेंट, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले तो है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और ये पीरियड जो है 3 अलग सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। सेकेंड है पॉटरी कल्चर्स या अमृतभांड संस्कृतियाँ। तो कुछ ऐसी संस्कृतियाँ मिली थी जहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं जो अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित थे, उनको पढ़ेंगे। साथ में वैदिक काल को पढ़ेंगे जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल मिलेगा। साथ में महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रागैतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो है क्या एक्चुअल में, तो जो मानव सभ्यता के आरंभ से लेके लिखित इतिहास के प्रारंभ तक का जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हिस्ट्री पहली बार जब लिखी गई होगी उससे पहले का जो समय रहा है वो पूरा का पूरा समय क्या रहा है, प्रागैतिहासिक काल। तो हम प्रागैतिहासिक को बोल सकते हैं कि इतिहास का इतिहास क्या कहलाता है, प्रागैतिहास। ठीक है। और उसी पीरियड को क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल। इंग्लिश में भी आप देख पा रहे होंगे प्री का मतलब होता है पहले का, और हिस्ट्री मतलब जो भी हिस्ट्री में हमने चीजें देखी हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड अथवा प्रागैतिहासिक काल। तो जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी होगी, जब भी कभी रही होगी, उससे लेके जब भी ह्यूमन ने कभी पहली बार इतिहास लिखा होगा उसके जो बीच का टाइम रहा होगा वो क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो यहाँ पर नीचे भी दिया इंग्लिश में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टू द डॉन ऑफ रिटन हिस्ट्री। तो वो पीरियड क्या है, प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के परिचय के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको 3 अलग अलग सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 3 युगों में विभाजन किया गया है। जैसे कि पुरापाषाण काल पहला, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब बात करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वो तो ये है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो भारत में सबसे पहले पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। साथ में एक चीज और देखने को मिलती है, बेलन घाटी का महत्व। यहाँ पर एक घाटी है, तो बेलन वैली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया। तो जो प्रागैतिहासिक काल की जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेलन घाटी। ठीक है, जो कि प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक पीरियड, जिसमें हमें पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन सी घाटी है, वो है बेलन घाटी। ठीक है। बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर, तो वो हमारा है पैलियोलिथिक पीरियड। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, तो जो इसका पहला पार्ट था वो था पुरापाषाण काल अथवा पैलियोलिथिक पीरियड। तो जो पुरापाषाण काल है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो पुरापाषाण काल है इसका जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है वो माना जाता है 2 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। BC यहाँ पर बिफोर क्रिश्चियन समझा था, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम BC में काउंट करते हैं, जो उनके जन्म के बाद का समय था उसको AD में काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा
तो पूरा पाषाण काल का ये टाइम था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर ये भी जो है, इसमें इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है। जो पुरा पाषाण है उसका पहला पार्ट है आरंभिक पुरा पाषाण, एकदम स्टार्टिंग का टाइम रहा है, वो 2 लाख से लेके 40,000 बीसी तक। फिर ये मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल जो है, मध्य पुरा पाषाण, ये 40,000 से 15,000 बीसी। उत्तर पुरा पाषाण 15,000 से 10,000 बीसी। ठीक है, तो ये 10,000 तक आ गया ना। वही है कि 2 लाख से लेके 10,000 बीसी तक का जो टाइम था वो पैलेयोलिथिक फेज थी, पुरा पाषाण काल था। इसमें जो औजार के प्रकार मिले वो हैंड एक्स मिली है, हाथ कुल्हाड़ी टाइप में, और एक क्लेवर मिला है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल जो पुरा पाषाण काल से संबंधित थे। तो वहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि बताया था, पहला है बेलन घाटी, छत्रपालिया, खानुआ खान और मछली हवा। ये पुरा पाषाण काल के कुछ साइट्स हैं जहां पर चीजें खोजी गई हैं। ठीक है, जो ये साइट्स खोजी गई हैं जो कि पुरा पाषाण काल से संबंधित थी। बात करेंगे जीवन शैली की, तो लाइफ स्टाइल के इस टाइम पे ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स लिव्ड इन केव्स यूज्ड स्टोन टूल्स। तो जो इंसान था वो क्या करता था, ये ग्रुप में होकर शिकार करते थे, लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे, और पत्थरों के बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने एक फोटो भी लगा रखी है जिससे आप समझ सकते हैं, इस तरह के औजार ये यूज करते थे। यहाँ पर ये लोकेशन दे रखी है जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करी थी अभी। अब बात करेंगे इसी क्रम में मध्य पाषाण काल की। तो पहले ये समझते हैं कि पहली बात तो कि पुरा पाषाण काल जो है वो तुम्हारा जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें पहले पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है। तो पुरा पाषाण काल हम पढ़ चुके, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का जो टाइम था वो मध्य पाषाण काल था, जिसको मीजोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। मीजो बट होता ही है कि बीच का। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल समय था कौन सा। तो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय था, जो ट्रांजिशनल पीरियड था, वो मीजोलिथिक पीरियड थी, ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड्स। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो यहाँ पर माइक्रोलिथिक औजार मिले देखने को, काफी छोटे औजार देखने को मिले, 1 से 5 सेंटीमीटर तक के। धनुष और तीर देखने को मिले। पशुपालन का आरंभ हो चुका था, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो गया था। और रॉक आर्ट भी देखने को मिलती है, पत्थरों पर चित्रकारी देखने को मिलती है, जिनको हम कैप पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने अलग से मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माइक्रोलिथ्स, तो माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये स्मॉल स्टोन टूल्स होते हैं, छोटे पत्थरों के बने औजार होते हैं जो कि 1 से 5 सेंटीमीटर तक के थे। यूज डेस, जिनको हम यूज करते थे एरोहेड्स के रूप में, मतलब एरोहेड्स जो तीर रहता है, बाण रहता है, उसके जो आगे का सिरा रहता है उसके लिए। स्पीयर पॉइंट्स एंड कटिंग टूल्स, एविडेंस ऑफ बो एंड एरो यूज। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे औजार थे पत्थरों के बने हुए, इनको माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते थे। तो इसको एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या था। तो मध्य पाषाण काल को यहाँ पर हम देखेंगे एक बार फिर कि जो मध्य पाषाण काल का जो समय था वो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी था, और साथ में ये जो पीरियड है वो पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का समय था। यहाँ पर माइक्रोलिथ्स देखने को मिले थे, यहाँ पर रॉकिंग आर्ट्स देखने को, पेंटिंग देखने को मिली थी, यहाँ पर माइक्रोलिथिक औजार मिले थे, पशुपालन का आरंभ हो चुका था। ये 4-5 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखें। यहाँ पर कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी ऐड कर रखे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल था, तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले प्रमुख क्षेत्र वो सराय नाहर राय है, महादहा, दमदमा और चौपानी मांडो। ये लोकेशन प्रतापगढ़ की है। ठीक है, प्रतापगढ़ के अंडर में ये सारी लोकेशन हमें देखने को मिलती हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित थी। बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजें खोजी गई थी, जैसे 15 समाधानों की खोज करी गई थी जिसमें मृतकों का सिर पश्चिम दिशा की ओर था। ठीक है, अब बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में मेजा तहसील के आसपास का एरिया जो था, करछाना, फूलपुर, बारा और कोरापुर। प्रतापगढ़ में हम बात करें तो सराय नाहर राय। ठीक है, तो सराय नाहर राय जो थी, ये सारी लोकेशन किसकी है, मध्य पाषाण काल की। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और देखने को भी मिली थी, जैसे मध्य पाषाण कालीन झोपड़ियां, मिट्टी के बर्तन जो कि चौपानी मांडो से मिले थे, जो कि मेजा प्रयाग के आसपास हैं। ठीक है, बात करें उपकरणों की, तो जैसा कि बात करते हैं चूल्हा है, सिंह के आभूषण, ये प्रतापगढ़ से देखने को मिले। तो प्रतापगढ़ में कौन कौन सी लोकेशन थी, सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास स्थान, युद्ध के कुछ साक्ष्य मिले थे और 8 गर्त चूल्हे मिले थे। महादहा में युगल समाधियां मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि युगल समाधियां कहाँ देखने को मिली थी, तो मध्य पाषाण काल के जो महादहा जो लोकेशन है प्रतापगढ़ में, वहां पर देखने को मिली थी।
हड्डी के बने हुए बाणाग्र भी मिले थे, आभूषण मिले हैं। और दमदमा से 41 समाधान, 5 युगल समाधियां। दमदमा से कितनी समाधियां? 5 युगल समाधियां। और एक पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि एक समाधि में बैठे 3 मानव कंकाल कहाँ देखने को मिले हैं? वो दमदमा में मिले हैं। ठीक है, तो दमदमा में 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, 41 समाधान, 5 युगल समाधियां और एक समाधि में 3 मानव कंकाल। ये यूपीपीएससीएस के प्रीलिम्स के 2016 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में। और 17 मानव कंकाल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि लेखैया शिलाश्रय से कन्फर्म होता है, जो कि प्रयागराज में। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। आपको इस लेक्चर का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका जो समय था 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। ठीक है, तो अब बात करेंगे नव पाषाण क्रांति के बारे में। तो ये जो है मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी। क्या थी? कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की शुरुआत हुई है, पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से होने लगा था, और जो टूल्स थे उनकी पॉलिशिंग होने लगी थी, पॉलिश्ड औजार थे, और मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पॉटरीज देखने को मिलती हैं। साथ में एक पॉइंट और है, स्थायी बस्तियां भी हमें नव पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोल्डिवा की खोज थी, कोल्डी हवा की खोज जो थी, वो क्या बताती है कि दुनिया में चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत जो है वो कहाँ मिला है? कोल्डी हवा में मिला है। ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये हमें कोल्डी हवा से देखने को मिलता है। बात करें प्रमुख स्थलों की, नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो यहाँ पर महागरा है, कोल्डी हवा है और चौपानी मांडो है। तो ये तीनों लोकेशन नव पाषाण काल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे अगले क्रम में, इसी क्रम में बढ़ते हुए बेलन घाटी की। जैसा कि आपको शुरू में भी बताया था, बेलन घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेलन घाटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें प्री हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिली थी, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें खोजें मिली हैं, जिसकी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बेलन घाटी के बारे में पढ़ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसकी खोज किसने करी थी बेलन घाटी की? तो बेलन घाटी की जो खोज करता थे, डिस्कवरर थे, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जी.आर. शर्मा जी थे, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। जी.आर. शर्मा, आप ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ खोजें यहाँ पर हुई थी कि निरंतर मानव बस्ती देखने को मिली है, मतलब कंटिन्यूअस ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक। पुरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक की बस्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन हैबिटेशन है, वो लंबे समय से यहाँ पर रह रही थी। काफी लंबा पीरियड यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है कि यहाँ पर मानव सभ्यता रही है। फिर है चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत, जो कि अभी बताया था, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस सिविलाइजेशन, राइस कल्टीवेशन। फिर है गांव की योजना, विलेज प्लानिंग एंड कैटल पैन। यहाँ पर बस्तियां स्थायी होने लगी थी और पशुपालन भी बहुत अच्छे से होने लगा था, कैटल। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, कॉर्ड इम्प्रेस्ड, रस्टिकेटेड एंड बर्निस्ड पॉटरी। काफी अच्छी इस तरह की पॉटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ एक ही लोकेशन में देखने को मिली, इट मीन्स ये बहुत ही उस टाइम पे समृद्ध रही होगी, जो उस समय का जो टाइम रहा होगा, किस तरह से यहाँ पर लोग रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। पहला तो यही है कि यहाँ पर जो है मानव बस्ती है, चावल की खेती के सबूत मिले, गांव की योजना देखने को मिली, मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। तो बेलन घाटी को आप बहुत अच्छे से याद रखें। यहाँ पर कुछ मैंने 100 पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, उनको भी एक बार पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक तो यही है कि पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ थे। तो बेलन घाटी तो कॉमन ही है, तो साथ में चकिया, चंदौली, सिंगरौली घाटी और बेलन घाटी प्रयागराज। अब बेलन घाटी के बारे में क्या क्या था उसको एक बार फिर देखेंगे। ये प्राचीनतम स्थलों में से एक थी जहां मानव का प्रथम बसाव देखने को मिलता है। और इसका नाम बेलन घाटी क्यों है? क्योंकि ये बेलन नदी के किनारे पाई गई थी, बसी थी, जो कि बेलन नदी जो है वो टोन्स की एक सहायक नदी है। खोज करता है इसके प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्व अध्यक्ष थे। लोहंदा नाला मिला है, जहां पर मातृ देवी की अस्थि निर्मित एक मूर्ति देखने को मिली है। साथ में जो औजार थे यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से हैं, आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट है आगे मृदभांड संस्कृतियां या पोट्री कल्चर्स। तो कुछ संस्कृतियां ऐसी थी जहां पर हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय काल में मृदभांड हमें देखने को मिले, तो उनको यहाँ पर हम जानेंगे। तो ये हैं क्या एक्चुअल में, ये प्राचीन मिट्टी के बर्तन और उनका पुरातात्विक महत्व जो है उनको जानेंगे। एंशिएंट पोट्री ट्रेडिशन एंड देयर आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने कुछ ऐड की है पोट्रीज, ये आप फोटो देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर अलग अलग तरह के पोट्री मिली, जैसे कि ये ओकर रंग का मृदभांड मिला था हमें, जिसका समय हमारे वैज्ञानिकों को काल है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। विशेषता क्या थी, भूरे लाल रंग का या ताम्र युग से संबंधित था, कॉपर एज से। फिर है काला और लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसका जो समय था वो हड़प्पा कालीन है। स्थल इसके अतरंजी खेड़ा और आलमगीरपुर हैं, जो ब्लैक और लाल मृदभांड था। नेक्स्ट है पेंटेड ग्रे वेयर, भूरा मृदभांड, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और विशेषता थी ये लगभग महाभारत काल से संबंधित माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है, अलग अलग विद्वानों का। फिर है उत्तरी काला पॉलिश मृदभांड, ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, जिसका समय 500 से 100 ईसा पूर्व है और ये महाजनपद काल से संबंधित था। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मृदभांड पुरातत्वविदों के लिए समय निर्धारण का महत्वपूर्ण साधन बने हैं। तो पॉटरी से क्या हमें हेल्प मिली, जो हमारे साइंटिस्ट रहे, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उन्हें जो है समय को डिसाइड करने में कि कौन से समय में कौन सी संस्कृति रही होगी, वो मृदभांड की सहायता से बहुत अच्छे से समझा पाए हैं, बता पाए हैं। इसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये टेबल देख रहे होंगे, प्रमुख मृदभांड। यहाँ पर हमने पोट्री प्रकार दे रखा है, किस टाइम पे था, विशेषताएं क्या थी और कौन सा समय इनसे, कौन सा एज जो है वो इससे रिलेटेड है। तो पहला आता है ओकर कलर्ड, जो 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, भूरा लाल रंग का था और ये ताम्र युग से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक सेकंड गाइस, जो ब्लैक एंड रेड टाइप का है वो हड़प्पा कालीन है, वो काला और लाल रंग का था, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं हड़प्पन टाइम का है, तो हड़प्पा संस्कृति संबंधित था। नेक्स्ट है पेंटेड ग्रे टाइप की जो पोट्री है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व और ये भूरे रंग चित्रित थी, मतलब इन पर कुछ पेंटिंग थी और ये महाभारत काल का पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक पॉलिश्ड, 500 से 100 ईसा पूर्व, जो कि काला चमकदार, जो कि महाजनपद काल से समझा जाता है। तो ये टेबल से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ ऐसी लोकेशन है जैसे अतरंजी खेड़ा, स्पेशली हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो यूपी की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यूपी के जो प्रमुख स्थल थे जहाँ पर मृदभांड मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा है, आलमगीरपुर है, हस्तिनापुर है और अहिच्छत्र है। ये चारों लोकेशन ऐसी हैं। यहाँ पर भी हमने एक जो है अपना हैंड रिटन नोट्स ऐड किया हुआ है ताकि आप अच्छे समझ पाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रमुख मृदभांड प्रकार, मेजर पोट्री टाइप्स इन यूपी, तो वो कौन कौन सी थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मृदभांड संस्कृतियाँ, काले एवं लाल मृदभांड जो थे हड़प्पा कालीन थे। लोकेशन भी यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है, आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड, जो 2000 से 1500 ईसा पूर्व थे। तो बात करें गैरिक मृदभांडों की, तो इनकी जो लोकेशन हमें देखने को मिलती है वो है राजपुर, मायापुर, बिठूर, बदायूं, परसू, अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र और हस्तिनापुर। चित्रित जो पेंटेड मृदभांड थे वो मथुरा, आलमगीर, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर। और उत्तरी काले पालिश मृदभांड जो है वो मौर्य काल से संबंधित थे, महाजनपद काल से, जो कि हस्तिनापुर, कौशाम्बी और श्रावस्ती आदि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको पढ़ के बहुत ही हेल्प मिलेगी। बात करेंगे हड़प्पा कालीन बस्तियों की, तो यूपी में जो हड़प्पा कालीन बस्तियां थीं तो वो थी हुलास, जो आज के सहारनपुर में है, मानपुरा बुलंदशहर में, कैराना जो शामली में पड़ती है, बड़ा गांव, बागपत, मांडी गांव, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो है मनके, जो मोती होते हैं, कटोरी के टुकड़े, चौकी, रोटी जो बेलने वाली चौकी होती है वो, मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी और मोर की चित्रकारी भी देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर लेखन कला भी हमें देखने को मिलती है। तो आलमगीरपुर लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार इसको हम फिर यहाँ पर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश हड़प्पा कालीन बस्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी।
वो हुलास, मानपुरा, कैराना, बड़ा गांव, मांडी गांव, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर के क्या फेमस हैं, वो मनके हैं, कटोरी के टुकड़े हैं, रोटी बेलने की चौकी है, मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी और मोर की चित्रकारी है, साथ में हमें लेखन कला भी देखने को मिलती है। बात करेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल। जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो वैदिक काल कौन सा समय है, ये लिखित इतिहास का प्रारंभ और वैदिक सभ्यता, द डाउन ऑफ रिटन हिस्ट्री एंड वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ बैकग्राउंड में देख भी आ रहे होंगे हल्का हल्का सा, ये वैदिक पीरियड की फोटो हमने ऐड कर रखी है। नेक्स्ट इसी क्रम में बढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में जानेंगे, ये कौन सा समय था। तो वैदिक काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज वैदिक पीरियड। तो अब वैदिक पीरियड को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें ऐसा क्या खास हुआ था, वो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, साथ में खाना बदोश जीवन जो था, नोमैडिक लाइफस्टाइल। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या होती है, ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें मतलब किसी एक जगह पे स्टेबल ना रह के ये लोग चलते रहते हैं और मतलब स्टेबल नहीं रहते, स्थायी अस्थायी तरीके से रहते हैं, घूमने फिरने वाले, नोमैडिक टाइप। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल, खाना बदोश टाइप का इनका जीवन था, सिर्फ जो ऋग्वैदिक काल की बात होगी उसमें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक पीरियड है, तो लेटर वैदिक पीरियड था 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच। इसमें क्या हुआ है कि अन्य वेदों की रचना हुई है, लोहे का उपयोग हुआ है, जिसको श्याम अयस्क या लौह अयस्क बोलते हैं, कृषि का विस्तार देखने को मिला है, साथ में नगरों का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में क्या मिला था, ऋग्वेद की रचना मिली थी, ठीक है। ऋग्वेद को आई थिंक फर्स्ट रिटन बुक ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये था वैदिक काल। अब वैदिक काल में जो उत्तर प्रदेश में जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, वैदिक, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें परिवर्तन, ट्रांजिशन देखने को मिलता है, फ्रॉम ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन टू टेरिटोरियल किंगडम्स, मीन्स जनजाति संगठन से क्षेत्रीय राज्यों की ओर परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो जनजाति संगठन से वो एक साम्राज्य राज्य के टाइप रूप में उभर के आते हैं। बात करें वैदिक कालीन महत्वपूर्ण केंद्रों की, तो उत्तर प्रदेश के जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे वो है हस्तिनापुर, जो कि कुरु राज्य की राजधानी मानी जाती है, अहिच्छत्र पांचाल राज्य की राजधानी, कुरुक्षेत्र पौराणिक युद्ध का स्थल माना जाता है, और मथुरा सौरसेन राज्य की राजधानी मानी जाती है। पांचाल राज्य की जो राजधानी वो अहिच्छत्र और कांपिल्य दोनों देखने को मिलती है, क्योंकि पांचाल जो था वो उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल में डिवाइडेड था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पर मतलब वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरह से सामाजिक संरचना थी। बात करें वैदिक साहित्य की, तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों को यहाँ पर देखने को मिलता है, 4 वेद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद काल, महाजनपदा पीरियड, 16 महान राज्यों का उदय और नगरीय सभ्यता की शुरुआत। तो टोटल जो महाजनपद थे वो टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से हम वो महाजनपद पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इसी क्रम में आगे। तो पहले तो हमने यहाँ पर 16 के 16 महाजनपद मेंशन कर रखे हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पर जो महाजनपद काल है उसका जो टाइम था वो 600 बीसी से 321 बीसी तक का टाइम माना जाता है। और इसी यहीं पर हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है, अंगुत्तरीय निकाय, ये भी आपको याद करना चाहिए। तो जो 16 महाजनपद हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है काशी, जिसको वाराणसी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती। ऊपर ये महाजनपद के नाम हैं और नीचे उनकी राजधानियों के नाम हैं, ठीक है। तो ये है काशी, कौशल की थी श्रावस्ती। अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा थी। मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी। मगध सबसे उस समय का समृद्ध महाजनपद और सशक्त महाजनपद माना जाता था। फिर आता है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है। मल्ल महाजनपद राजधानी कुशीनगर। चैदी महाजनपद सूक्तिमती इसकी राजधानी थी, और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर, जो ये दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र पड़ता था। पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र है, कहीं कहीं कांपिल्य भी देखने को मिलेगी, हम आपको बता दें। नेक्स्ट है ऑप्शन के हिसाब से आप लगाइएगा। फिर अस्मक जिसकी पाटली, अवंती, उज्जैनी,
गांधार महाजनपद राजधानी तक्षशिला, कंबोज राजपुर, मत्स्य विराटनगर और सूरसेन मथुरा। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश दृष्टि से कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो संबंधित जो महाजनपद थे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला तो यहाँ पर पड़ता है काशी। जैसा कि आप जानते होंगे काशी, जिसको हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, उस समय जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। वर्तमान स्थल क्या है इसका, वाराणसी जिला, जो कि एक रिलीजियस सेंटर था, धार्मिक केंद्र था। नेक्स्ट बात करें कौशल महाजनपद की, तो कौशल महाजनपद जो है वो उसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या, ये आपस में बदलती रही है, हालांकि लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है। आज के टाइम पे ये फैजाबाद जिला, जो कि इसका नाम बदल दिया गया, अयोध्या कर दिया गया। तो अयोध्या गोंडा का जो एरिया था वो इसमें आता था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 24 वर्ष बिताए थे, ठीक है, श्रावस्ती में, इस एरिया में एक्चुअली। बात करें वत्स महाजनपद की, भी इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसका जो वर्तमान जो एरिया है वो है इलाहाबाद जिला, और ये भी एक बुद्धिस्ट सेंटर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुरु महाजनपद की। तो कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर, जो कि मेरठ, आज के समय मेरठ में पड़ती है, और ये महाभारत का केंद्र था। नेक्स्ट बात करें पांचाल महाजनपद की। देखो, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया था, पांचाल महाजनपद जो है उसकी दो राजधानियां देखने को मिलती हैं, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, जो कि आज बरेली फरुखाबाद का जो एरिया है उसमें आता है, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है चैदी महाजनपद। तो चैदी महाजनपद सूक्तिमती राजधानी थी, बांदा जिला में पड़ती है, महाभारत में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद, कुशीनगर, जो कि आज के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण ही यहाँ पे हुआ था। एक महाजनपद और पड़ता है इसमें, वो महाजनपद हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, वो है सूरसेन या सौरसेन करके महाजनपद है ये, जिसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। आज की जो हमारी मथुरा है वही सूरसेन, कहीं इसको सौरसेन भी देखने को मिलता है, तो वो एक ही बात है, ठीक है, आप इसको समझ जाइए। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी, उनमें से क्या खासियत थी जो कि वो इतने लंबे समय तक बने रहे, और किस तरह की उसमें मैनेजमेंट था, व्यवस्थाएं थी, उन सबको हम यहाँ पर जानेंगे। तो बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम की। तो जो शासन प्रणाली थी महाजनपदों की, उसमें तो पहले तो मोनार्की देखने को मिलती है, कुछ महाजनपदों में राजतंत्र देखने को मिलता है, मीन्स राजतंत्र देखने को मिलता है यहाँ पर, मतलब हायरार्की चली आ रही थी जनरेशन टू जनरेशन टाइप। तो वो था काशी, कौशल और मगध, ये यहाँ पर जो है वो राजतंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कुछ महाजनपदों में हमें रिपब्लिक्स देखने को मिलती है, गणराज्य होते हैं जैसे बज्जी और मल्ल, ठीक है। तो ये तो थी शासन प्रणाली अलग अलग महाजनपदों की। बात करें धार्मिक विकास की, रिलीजियस डेवलपमेंट, तो रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है महाजनपद काल में। बात करेंगे बौद्ध धर्म की, बुद्धिज्म, राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उपनिषद, जो उपनिषद थे, फिलोसफी थी, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की, तो महाजनपदों में जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो था कृषि और व्यापार से संबंधित, सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है, साथ में अर्बन डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, नगरों का विकास काफी मात्रा में हो रहा था। बात करें मिलिट्री पावर की, तो जो मिलिट्री पावर की बात करें तो यहाँ पे सेना का संगठन देखने को मिलता है, युद्ध की टेक्निक्स, वारफेयर टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, किलेबंदी देखने को मिलती है, किलाबंदी समझ रहे, किले की सुरक्षा करना, फोर्टिफिकेशन उसको चेंज करना, मॉडिफाई करके और मजबूत बनाना। साथ में है अधिकार क्षेत्र का विस्तार, तो जो इनका शासन का जो राज्य था, जो मतलब जो क्षेत्र था इनका, उसको बढ़ाना, अधिकार क्षेत्र का अपना विस्तार करना, टेरिटोरियल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, वो भी हमें महाजनपद काल में देखने को मिलता है। तो ये तो थी महाजनपद काल की विशेषताएं। अगला है प्रमुख शहर कौन कौन से थे इस समय और उनका महत्व क्या था उस टाइम पे, महाजनपद काल के टाइम पे। तो पहला शहर आप देख पा रहे होंगे वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वत्स, जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी, कैपिटल ऑफ वत्स, जो कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहाँ पर उदयन राजा का शासन था, इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, किंग उदयन। नेक्स्ट आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की। यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने 24 वर्ष बिताए। जतवन मठ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट स्पेंड 24 मानसून्स, जटावना मोनेस्ट्री भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है वाराणसी। वाराणसी जो है वो काशी की राजधानी थी, काशी महाजनपद की,
और ये धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षा, ये तीन बड़ी बड़ी चीजों, मतलब धार्मिक भी था शहरी, सांस्कृतिक भी था और शिक्षा का बहुत बड़ा सेंटर था, एजुकेशन हब था ये महाजनपद काल के समय। नेक्स्ट है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर ये कुरु साम्राज्य की राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, जो कि महाभारत का केंद्र, और यहाँ पर जो टेक्स्ट मिले वो वहां पर पांडव कौरव युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र है उत्तरी पांचाल की राजधानी, जिसमें ये भी शिक्षा और संस्कृति का काफी बड़ा केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्धास महापरिनिर्वाणा साइट, दैट इज कुशीनगर। तो ये तो थे हमारे प्रमुख शहर और उनका क्या महत्व था जो महाजनपद काल से संबंधित थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज के लेक्चर के वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला, बेलन घाटी से हमने क्या देखा, बेलन घाटी में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चावल की खेती के सबूत हमें कहाँ से मिले सबसे पहले, सबसे पुराने वो हैं बेलन घाटी, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फ्रॉम बेलन घाटी। नेक्स्ट है कि तीन प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, जो कि पुरापाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नवपाषाण काल था। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड। और हमें पोर्ट्रीज भी चार अलग टाइप की पोर्ट्रीज मिली थी, ओकर टाइप, ब्लैक रेड, पेंटेड ग्रे और NBPW टाइप की। नेक्स्ट है 16 महाजनपद थे, जिसमें से हमने उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद थे उनको पढ़ा। 16 महाजनपदों की हमने लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल पढ़ा, उनमें क्या व्यवस्थाएं थी वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शहर पढ़े, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, हस्तिनापुर इत्यादि। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का इतिहास, वो भी कहाँ से कहाँ तक, प्राचीन काल से लेके महाजनपद काल तक का लेक्चर हमने यहाँ पर देखा, कंटेंट हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो टाइम से आपको मिलती रहेंगी। आपको यहाँ पर यूपी जीके का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसके अलावा जो UPSSC AGTA का जो स्पेशली स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, कंप्यूटर नॉलेज, यूपी जीके बहुत ही बेहतरीन कोर्स यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। जय हिंद।